हेलो एवरीवन, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल SPM स्टडी ग्रो में स्वागत है। तो चलिए, आज आपकी क्लास विज्ञान की पहला बुक भौतिकी के विषय में होने वाली है। यानी आपका 10 क्लास का पहला चैप्टर जो आपका फिजिक्स का है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, कुछ इसमें का कुछ पहले के वीडियो के पार्ट में आप लोगों को बता चुके हैं और उसी का जो बचा हुआ भाग है आपको दूसरे पार्ट में समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। प्रकाश का परावर्तन का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला आपका प्रश्न जो है गोलीय दर्पण है। ठीक है, इसको इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। ठीक है, तो इसे की परिभाषा आप किस तरह से दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण उस गोले को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए खोखला गोला है। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, यानी केंद्र है और ये जो है आपका सतह है, तो इसी को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए, यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो पहला आप उत्तल दर्पण को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण को परिभाषा इस तरह से देंगे कि किसी कांच के बाहरी सतह को रंगने से जो दर्पण बनता है उसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, किसी कोई कांच है, इसके बाहर की तरफ रंगा गया है। ठीक है, चांद की तरह दिख रहा होगा, इसके बाहर की तरफ ये रंगा गया है, यही आपका हुआ अवतल दर्पण। ठीक है, ठीक है। अब चलिए, नेक्स्ट आता है इसका दूसरा है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। इसका परिभाषा इस तरह से देंगे आप कि किसी कांच की भीतरी सतह को रंगने से जो दर्पण बनता है उसे ही उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये था बाहर तरफ, ये हो गया आपके अंदर की तरफ रंगा गया, तो ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। इसे ही उत्तल इसको अवतल कहते हैं। जो बाहर सतह को रंगाएगा तो आपका अवतल दर्पण बनता है और भीतर की सतह को रंगाएगा तो उत्तल दर्पण बनता है। ठीक है, चलिए, इसी के बाद आता है आपका 2 नंबर यानी गोलीय दर्पण से संबंधित पद। ठीक है, तो समझेंगे 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है आपका ध्रुव यानी पोल, तो पोल को समझेंगे आप लोग। ठीक है, पोल की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पण आपका यहाँ है, इधर की तरफ आपका उत्तल दर्पण है और इधर की तरफ आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसके बीच के मध्य बिंदु आपका P है और अवतल के बीच के बिंदु आपका P है। ठीक है, जो P आपका है यही आपका दोनों का ध्रुव है। ठीक है, देखेंगे जैसे P आपका दोनों P आपका ध्रुव है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसको समझेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर की परिभाषा इस तरह से देंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे उस गोले के केंद्र की दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके वक्रता केंद्र, पूरा गोला का वक्रता केंद्र C है, तो C को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसलिए जैसे में लिखा गया C आपका वक्रता केंद्र है। ठीक है, समझ चुके होंगे। 3 नंबर आपका दिया है वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसको समझेंगे। तो इसका परिभाषा इस तरह से देंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। C से P तक की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से सूचित करते हैं। ठीक है, तो जैसे में लिखा गया PC बराबर R। ठीक है, इसके बाद आता है प्रधान या मुख्य अक्ष। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण की प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। कह रहा है कि मतलब कि जो भी आप रेखा देख रहे हैं ये इस ध्रुव से, मतलब उत्तल दर्पण के ध्रुव से होते हुए, किस केंद्र से होते हुए आपका अवतल दर्पण मिलता है। जो आपका यहाँ से यहाँ तक की रेखा होती है उसी रेखा को प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे किसी भी सदस्य का कोई ना कोई व्यक्ति प्रधान होता है यानी मुखिया होता है, उसी को हम लोग प्रधान बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी गोला का जो सबसे बड़ा होता है रेखा उसी को प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो समझ चुके होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। तो चलिए, इसके बाद आता है 3 नंबर दिया है प्रश्न कि फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे आप लोग। ठीक है, तो फोकस दूरी आपका 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण में यानी कॉनकेव मिरर में और दूसरा होता है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, अवतल दर्पण के बारे में आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसका परिभाषा आप इस तरह से देंगे कि अवतल दर्पण पर
वह बिंदु जो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ आपका जो सी है, या आपका सी से यहाँ पी तक क्या केंद्र बिंदु है, सी से पी तक। देखिए यहाँ पे ए से कोई प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और एम से दोनों प्रकाश समांतर आ रहा है, और एन बी और एन के पास टकराया, टकराने के बाद फिर ये चला गया इसके दिशा में और चला गया उसके दिशा में। तो इन दोनों के जाने के बाद दिशा जहाँ पे ये रेखा टकराता है वही आपका फोकस दूरी हो जाता है। ठीक है, लेकिन दर्पण यहाँ पे अवतल है, क्योंकि अवतल में बाहर की तरफ रंगाई होता है, अवतल दर्पण में जो फोकस बनती है उसी को ही अवतल दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण में फोकस दूरी बनाइए, आपका हो गया अवतल दर्पण का फोकस दूरी। ठीक है, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी बनती है उसे अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर का फोकस दूरी समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, परिभाषा इस तरह से देंगे कि उत्तल दर्पण पर वह बिंदु जो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है उसे ही उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। देखिए इसमें क्या था कि इसमें मिलने की प्रक्रिया थी, लेकिन इसमें क्या होगा, आने की प्रक्रिया। इसमें मैच किया था तब बना था फोकस दूरी, लेकिन इसमें आपका आएगा। देखिए ए और एम से कोई प्रकाश आ रहा है, ठीक है, यहाँ से देखिए ए और एम से प्रकाश आ रहा है, आने के बाद ए बी के पास टकराया और एम एन के पास टकराया, टकराने के बाद कुछ भागे यहाँ एफ के पास चला आया, तो यहाँ से टकराने के बाद फिर यहाँ से रिटर्निंग चला गया, इस रास्ते से चला गया, ये भी इस रास्ते से चला गया। तो ये जो रिटर्निंग वापस जो क्रिया जा रही है, इसी क्रिया को ही उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण में होता है क्या है कि आपका अंदर की तरफ रंगाई होता है, तो अंदर की तरफ रंगाई किया गया तो यानी आपका उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण जो फोकस दूरी बनेगी उसे ही उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। तो समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आपका आता है कि नोट। ठीक है, नोट में लिखा गया है कि कुछ मुख्य बातें, ठीक है, इसको समझेंगे। तो नोट में ए नंबर है एफ बराबर r/2। इसका मतलब यह होता है कि दर्पण चाहे उत्तल हो या अवतल, उसका फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ठीक है, मतलब r/2 है, फोकस क्या है आपका r/2, वक्रता त्रिज्या के आधा है भाग है। ठीक है, आधा भाग होता है। देखिए यहाँ पे कोई भी P से C तक ले आपका त्रिज्या होता है। ठीक है, तो इसका आधा भाग आपका फोकस दूरी हुआ, मतलब आधा इधर हुआ आधा इधर, तो पूरा फोकस दूरी त्रिज्या के आधी होती है, इसलिए F बराबर r/2 लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला भी होता है। चलिए नोट ऑफ बी को समझेंगे। तो यदि दर्पण अवतल हो तो उसका वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसके बाद आता है सी को समझेंगे। ठीक है, तो सी में है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, यानी आपका न्यूमेरिकल बनाते समय जिसका वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी प्लस में आएगा आंसर, तो उसे आप उत्तल दर्पण में समझेंगे। ठीक है, और जिसका आपका माइनस में आएगा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, वह आपका अवतल दर्पण में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है 4 नंबर। 4 नंबर पर आपका प्रश्न है अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, इसका उपयोग निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, यानी पहला आपका है हजामती दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण के निकट किसी भी वस्तु को रखने पर वह हमेशा बड़ा तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और आभासी बनाता है, इसलिए बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है। कोई भी सैलून में अगर आप लोग देखे होंगे कि बड़े बड़े जो आईने लगे रहते हैं, उसमें आपकी जो उसका त्रिज्या होता है आईना का, वो उसका अधिक होता है, इसलिए कोई भी वस्तु उसके पास जाते हैं तो वो किसी भी वस्तु को बड़ा दिखाई देता है और सीधा दिखाई देता है। ठीक है, और उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका सीधा बनता है और वो हमेशा आभासी होता है। ठीक है, शेविंग करते समय किसी का मतलब बाल और इधर उधर चाहे कट उट हो जाता है तो उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। अवतल दर्पण का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। ठीक है, सैलून में। चलिए दूसरा आपका आता है टॉर्च। वाहनों के हेडलाइट में, किसी भी गाड़ी में उसके जो लाइट लगे होते हैं उस लाइट में आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए किया जाता है ताकि जिससे प्रकाश समांतर किरण पुंज में निकलता है और अधिक मात्रा में निकलता है। ठीक है, तो अधिक मात्रा में प्रकाश को निकलने के लिए, मतलब प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए ही किसी भी गाड़ी के वाहन के लाइट में, हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि उसका जो प्रकाश हो अधिक मात्रा में निकले
और उसमें जो भी वाहन को चलाने वाला व्यक्ति हो उसे कोई भी चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, आगे की तरफ। तो इसलिए आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है टॉर्च वाहनों के हेडलाइट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आता है 3 नंबर आपका है रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि। डॉक्टर रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि बिजली के बल्ब से आते प्रकाश को एक छोटी सी जगह में केंद्रित कर देता है, जिससे डॉक्टर साहब किसी भी मरीज या पेशेंट के गले, कान, नाक या मुंह के अंदर के कचरे को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और उनकी कचरा को साफ कर देते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो समझ चुके होंगे। तो आपका डी नंबर आता है सौर भट्टियों में। ठीक है, तो सौर भट्टियों सोलर फार्नेसेस में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इससे ऊष्मा का उपयोग हीट ज़्यादा उत्पन्न करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सौर भट्टियों के में। ठीक है, सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि उसका हीट की मात्रा अधिक हो। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है लास्ट आपका है 5 नंबर, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, जैसे स्कूटर, मोटर, बस, डॉट आदि साइड मिरर के रूप में। ठीक है, तो साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है ताकि वाहन को चलाने वाला व्यक्ति पीछे की तरफ, पीछे के आईने के रूप में किया जाता है, जिसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा छोटा बनता है, जिससे वाहन को चलाने वाले व्यक्ति स्पष्ट रूप से बड़े क्षेत्र को देख पाते हैं। इसीलिए किसी भी गाड़ी के पीछे के वस्तु को देखने के लिए उसके साइड में साइड मिरर का उपयोग किया जाता है, ताकि कोई भी वस्तु, यानी जो गाड़ी चला रहा है वो उसे पीछे की कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे और छोटी मात्रा में दिखाई दे, मतलब बड़ा चीज़ छोटी चीज़ में दिखाई दे। इसलिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। तो इसके बाद जो भी आपका प्रश्न है वो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके।